अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी विल डिस्कस द एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 9 ग्रुप प्रॉपर्टीज। डिस्क्रिप्टिव लॉन्ग क्वेश्चंस आ जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं जी, व्हाट एक्सप्लेन द रोल ऑफ कैटालिटिक कन्वर्टर इन एन ऑटोमोबाइल। हमने कैटालिटिक कन्वर्टर का जो है वो रोल देखना है। कैटालिटिक कन्वर्टर का काम क्या होता है कि जो व्हीकल्स वगैरह के अंदर जो फॉसिल फ्यूल की कंबस्शन होती है तो उससे जो टॉक्सिक गैसेज होती हैं उनको नॉन टॉक्सिक गैसेज के अंदर कन्वर्ट करना होता है। तो यही हमने हमारी डेफिनेशन है जी कि हमने टॉक्सिक गैसेज को नॉन टॉक्सिक गैसेज में चेंज करना है। और इसमें जो हम कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं, हमारी बुक में 3 कैटलिस्ट जो है वो मेंशन है, प्लाटिनम, पलाडियम एंड रोडियम। इन तीनों को हम कैटलिस्ट के तौर पे यूज़ करते हैं इन द कैटालिटिक कन्वर्टर। इसका हम मैकेनिज्म देखते हैं। अगर हम इंटरनल कंबस्टन इंजन की बात करें तो इसमें जो है जब फॉसिल फ्यूल की कंबस्टन होती है तो ऑक्सीजन की फ्री सप्लाई ना होने की वजह से तो फॉसिल फ्यूल की जो बर्निंग है वो इनकम्प्लीट होती है, और इनकम्प्लीट होने की वजह से टॉक्सिक गैस बाई प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होती हैं लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोकार्बन्स। तो इन कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की फॉर्म में रिलीज़ होना ज़रूरी है, बिकॉज द कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोकार्बन्स आर टॉक्सिक फॉर अस। ओके, तो यही कैटालिटिक कन्वर्टर का काम है। नीचे हम फंक्शन देखते हैं कि अब कैटालिटिक कन्वर्टर के 3 मेन फंक्शंस हैं जिनको हम साइमल्टेनियसली जिनको हम रीड करते हैं। ये बेसिकली चैप्टर नंबर 10 जो है आपकी बुक का एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, उससे फर्स्ट फंक्शन है जी कैटालिटिक कन्वर्टर का कि नाइट्रोजन की जो ऑक्साइड्स होती हैं इनको एलिमेंटल फॉर्म में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की फॉर्म में रिलीज़ करवाया जाता है। अब एलिमेंटल फॉर्म कौन सी है, N2 या फिर O2। तो ये इनकी एलिमेंटल फॉर्म है। ये तो वैसे भी नॉर्मली हमारे एटमॉस्फेयर के पार्ट है ना, N2 और O2। N2 की परसेंटेज 78.94 और ऑक्सीजन की 20.94 है। तो ये तो वैसे भी हमारे एटमॉस्फेयर के पार्ट हैं। लेकिन जो नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स होती हैं, नाइट्रोजन की ऑक्साइड जिस तरह से नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, दे आर हार्मफुल फॉर अस। तो इसका नीचे रिएक्शन भी दिया हुआ है कि थ्रू कैटालिटिक कन्वर्टर जो नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स हैं इसको हम N2 और O2 में चेंज करते हैं, देन ये रिलीज़ होती हैं इनटू द एटमॉस्फेयर। ये पहला फंक्शन हो गया। उसके बाद हम सेकंड फंक्शन देखते हैं कैटालिटिक कन्वर्टर का। तो इसमें जो सेकंड टॉक्सिक गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड, उसको ऑक्सीजन से ट्रीट करवा के कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में रिलीज़ करवाया जाता है, विच इज़ अ पार्ट ऑफ आवर एटमॉस्फेयर। थर्ड फंक्शन देखते हैं जी, इसमें जो बाकी हाइड्रोकार्बन्स रह जाते हैं इनको भी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की फॉर्म में चेंज करवाया जाता है। तो हाइड्रोकार्बन्स जो भी हैं तो उनको जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की फॉर्म में चेंज करवाया जाता है, देन उसको एटमॉस्फेयर में रिलीज़ करवाया जाता है। दीज आर द मेजर फंक्शंस ऑफ द कैटालिटिक। सेकंड डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई डू द केमिकल रिएक्टिविटीज ऑफ अल्कली मेटल्स इंक्रीज डाउन द ग्रुप वेयर एज दे डिक्रीज डाउन द ग्रुप इन केस ऑफ हैलोजेंस। अच्छा, ये उसने अब इन्वर्स में पूछा हुआ है कि जो अल्कली मेटल्स की बात करें हम, अल्कली मेटल्स का जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप आते हैं, ठीक है, उनकी रिएक्टिविटी जो है वो इंक्रीज़ करती है। जबकि हैलोजेंस में अगर हम देखें, जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप आते हैं इनकी रिएक्टिविटी जो है वो क्या करती है, डिक्रीज़ करती है, और अल्कली मेटल्स के डाउन द ग्रुप आने पर रिएक्टिविटी जो है वो इंक्रीज़ करती है। इसकी रीज़न देखनी है। अब पहली तो बात ये है कि जो अल्कली मेटल्स हैं ये मेटल्स हैं, और हैलोजेंस सारी की सारी क्या हैं, नॉन मेटल्स हैं। पहला तो इनमें फ़र्क ये आ जाता है। अब हम रिएक्टिविटी की बात करें, सेकंड थिंग इज़ कि रिएक्टिविटी किस पर डिपेंड करती है। तो पहले हम जो है रिएक्टिविटी ऑफ अल्कली मेटल्स की बात करते हैं। तो अल्कली मेटल्स जो हैं ग्रुप नंबर 1 से बिलोंग करते हैं, और हमने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है कि अल्कली मेटल्स ग्रुप नंबर 1 से बिलोंग करते हैं, और इनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है जी, एक इलेक्ट्रॉन होता है। NS1 इसकी कन्फिग्रेशन होती है। और इस एक इलेक्ट्रॉन को जो अल्कली मेटल्स हैं ये बहुत ईजिली क्या कर देती हैं, रिमूव कर देती हैं, टू मच ईजिली। तो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होने की वजह से वैलेंस शेल में तो अल्कली मेटल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं, एक्सेप्ट द फर्स्ट एलिमेंट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन अल्कली मेटल्स में नहीं आता बिकॉज हाइड्रोजन इज़ द नॉन मेटल। अब ट्रेंड देखें अगर हम रिएक्टिविटी का, तो जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप आते हैं वो तो हम पहले देख चुके हैं, हमें पता है कि एटॉमिक साइज़ क्या करता है, इंक्रीज़ करता है। तो ये प्रोडक्ट टेबल में हमारे पास अल्कली मेटल्स जो है वो ग्रुप नंबर 1 है, और ग्रुप 1 में जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप आते हैं जी, इसमें मेटालिक बॉन्डिंग क्या होती है, वीकर होती है। डाउन द ग्रुप जो है वो एटॉमिक साइज़ क्या करता है। इसके बाद हम नेक्स्ट हेडिंग्स देखते हैं जी, रिएक्शन विद वाटर। अब वाटर के साथ रिएक्शन देखें तो आपने एक बात याद रखनी है, ये मेटल्स जितनी भी होती है ना, ये हमेशा बेसिक ऑक्साइड्स बनाती हैं, ठीक है, बेसिक इन नेचर होती हैं। तो डेट्स वाई जब ये जो अल्कली मेटल्स हैं इनका जो वाटर के साथ रिएक्शन है, इसमें हमारे पास सारी की सारी हाइड्रोक्साइड्स बन रही हैं, बेसिस बन रही हैं, बिकॉज दे आर बेसिक। तो ये रिएक्शन किस तरह से प्रोसीड हो रहा है इसको हम देखते हैं। वाटर की अगर हम जनरली पहले बात करें जी, तो वाटर जो है, वाटर में हमें पता है एक हाइड्रोजन होता है और एक हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है, एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोक्साइड। अब ये 2 वाटर के मॉलिक्यूल हैं तो उसमें 2 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोक्साइड होंगे। तो अब ये जो हाइड्रोक्साइड है ये हमारे पास अल्कली मेटल्स के साथ मिल जाए, ठीक है, तो जिससे हमारे पास जो है वो क्या है कि हाइड्रोक्साइड बन रही है, लाइक
जिसमें हमारे पास ये आ जाता है लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। और साथ में ये जो हमारे पास हाइड्रोजन है, ठीक है, साथ में ये जो हाइड्रोजन है, तो ये हमारे पास, ये आप साथ देख सकते हैं, ये हमारे पास हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में रिलीज़ हो रही है। इसके बाद अगर हम कलरीन के साथ रिएक्शन देखें, जो कि इटसेल्फ एक हैलोजन है, अल्कली मेटल्स का हैलोजन्स के साथ रिएक्शन, तो मोस्टली हमने पहले भी देखा हुआ NaCl हमारे सामने एग्जांपल है। तो अल्कली मेटल्स जब हैलोजन्स या स्पेशली कलरीन के साथ रिएक्शन देते हैं तो ये आयनिक बॉन्ड्स की फॉर्मेशन करते हैं। और आयनिक रिएक्शंस हमें पता है बहुत ज़्यादा विगरस होते हैं, फास्ट रिएक्शंस होते हैं। तो जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप आते हैं, इनकी रिएक्टिविटी इंक्रीज़ होती है, तो इनकी रिएक्शन की सवेयरनेस भी बढ़ती है। इसको हमने पहले शॉर्ट क्वेश्चंस में भी देखा था कि लिथियम जो है ये स्टडी रिएक्शन देता है क्योंकि इसका साइज़ कम होता है, रिएक्टिविटी कम होती है। सोडियम की रिएक्टिविटी उससे ज़्यादा, तो ये विगरस रिएक्शन देता है। पोटाशियम की रिएक्टिविटी उससे ज़्यादा हो जाती है, तो ये वॉयलेंट रिएक्शन देता है। इसके बाद अगर हम रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन्स की बात करें ग्रुप 17, तो अल्कली मेटल मैं अब कंपैरिजन में पढ़ाऊंगा। अल्कली मेटल्स में हमने देखा था कि उनकी वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन NS1 है, वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो हैलोजन्स जो हैं इनके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इनको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है टू कम्प्लीट देयर ऑक्टेट। ओके, तो इसके बाद हम देखते हैं जी, और उसके अलावा जो हैलोजन्स हैं ये नॉन मेटल्स हैं, और नॉन मेटल्स जो हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर होती हैं। मीन्स ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट, हैलोजन सारी जो है वो डायटोमिक मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं और ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं नॉन मेटल। अब इनके हम 17 है हमारे पास हैलोजन्स में हम जैसे डाउन द ग्रुप आते हैं हमारे पास एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ करता है, लेकिन एटॉमिक साइज़ के इंक्रीज़ होने की वजह से इनकी रिएक्टिविटी क्या हो जाती है, इनकी रिएक्टिविटी भी डिक्रीज़ होती है। ठीक है, कलरीन जो है ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और आयोडीन सबसे लीस्ट रिएक्टिव है। इसी हिसाब से अगर हम देखें तो फ्लोरीन जो है ये मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है और आयोडीन जो है ये सबसे लीस्ट रिएक्टिव हैलोजन्स है। इनके मेटल्स के साथ रिएक्शन देखें, ये हम ऊपर भी देख चुके हैं कि जब भी मेटल्स का, अल्कली मेटल्स का स्पेशली जो है वो इनके साथ रिएक्शन होता है हैलोजन्स के साथ, तो आयनिक बॉन्ड्स की या आयनिक कंपाउंड्स की जो है वो फॉर्मेशन होती है। उसके बाद ऑक्सीडाइजिंग पावर की बात करें तो हैलोजन्स जो हैं ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग पावर रखते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। नॉन मेटल्स वैसे भी जो है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं, तो इनकी भी जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है ये भी हम ऊपर देख चुके हैं। तो ये डिक्रीज़ करती है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। सबसे ज़्यादा जो है वो कलरीन है, देन उससे कम ब्रोमीन और उससे कम आयोडीन। तो अगर हम इन रिएक्शंस के सीक्वेंस को देखें तो देखें कलरीन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ब्रोमीन कम है, तो कलरीन ने जो है आगे ब्रोमीन को रिप्लेस करवा के देखें NaCl बना दिया और ब्रोमीन को लीव करवा दिया लिविंग ग्रुप के तौर पे। और कलरीन जो है वो आयोडीन से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो देखिए कलरीन ने आयोडीन को भी रिप्लेस किया है और आगे हमारे पास NaCl बना और आयोडीन जो है वो सेपरेट हो गया। ओके, इसके बाद हम अगर हम ब्रोमीन की बात करें तो ब्रोमीन जो है आयोडीन की निस्बत ब्रोमीन भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आयोडीन तो सबसे लीस्ट रिएक्टिव है ना, तो डैट्स वाई ब्रोमीन ने जो है वो यहाँ पे आयोडीन को रिप्लेस करवा के 2NaBr बना दिया और आयोडीन को लीव करवा दिया है एज ए डायटोमिक मॉलिक्यूल। इसके बाद अगर हम हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन देखें हैलोजन्स के, तो ये हाइड्रोजन हैलाइड्स देते हैं। ठीक है, और ये जो है स्ट्रॉन्ग एसिड्स बनाते हैं हाइड्रोजन हैलाइड्स इन वाटर। इनका रिएक्शन भी जनरल दिया हुआ है, X यहाँ पे कोई भी हैलोजन है, X हैलोजन की जनरल रिप्रेजेंटेशन होती है, तो ये 2HX ये हाइड्रोजन हैलाइड्स बनती होती हैं। जिस तरह से हमारे पास HF है, ठीक है, HCl है, HBr है और HI है, ये सारी नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जी ये मेटल्स और नॉन मेटल्स वाले टॉपिक से बिलोंग करता है। ये भी मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था, इसको भी आप वहाँ से देख सकते हैं। जल्दी मैं बता देता हूँ थोड़ा सा कि मेटल्स जो हैं वो टफ़ और स्ट्रॉन्ग होती हैं, नॉन मेटल्स टफ़ और स्ट्रॉन्ग नहीं होती। इसकी हमने रीज़न बतानी थी, क्योंकि मेटल्स के अंदर मेटालिक बॉन्डिंग पाई जाती है, नॉन मेटल्स के अंदर मेटालिक बॉन्डिंग नहीं पाई जाती। मेटालिक बॉन्डिंग होने की वजह से मेटल्स जो है वो मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़, डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ शो करती हैं, लाइक मालेबिलिटी, डक्टिलिटी, और जब इन पर प्रेशर अप्लाई किया जाता है तो इनके लेयर्स जो है वो स्लाइड होकर फॉरवर्ड शिफ्ट हो। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, अल्कली मेटल्स और हैलोजन्स दोनों ही रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं विद रोल अपोजिट टू ईच अदर। इनका रोल अपोजिट है, यही इसी तरह का क्वेश्चन था हमारे पास, ऊपर हमने उसको स्टडी किया था। बस फ़र्क ये है कि यहाँ पे स्टेटमेंट थोड़ी सी चेंज है। तो अल्कली मेटल्स और हैलोजन्स जो हैं, अब देखें किस तरह से इनका रोल अपोजिट है। सबसे पहली बात, जो अल्कली मेटल्स हैं इनकी वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन NS1 वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, ये 1 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते हैं। हैलोजन्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो उसमें 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। तो देखें अल्कली मेटल्स 1 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते हैं और हैलोजन्स जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। तो देखिए इनका रोल अपोजिट हुआ। फिर उसके बाद अगर हम ट्रेंड ऑफ रिएक्टिविटी की बात करें, जो कि हमारा पहले क्वेश्चन भी था, इसको हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, तो अब वही चीज़ दोबारा रिएक्टिविटी वाली आ गई है। अगर हम रिएक्टिविटी को देखें, जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप आते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, जो अल्कली मेटल्स हैं इनकी रिएक्टिविटी इंक्रीज़ करती है
और हैलोजेंस के केस में देखें तो अगर हम जैसे जैसे डाउन द ग्रुप आते हैं तो इनकी रिएक्टिविटी जो है वो डिक्रीज़ करती है। तो इस लिहाज से भी अगर हम इस पर्सपेक्टिव से देखें तो इस पर्सपेक्टिव से भी जो है दोनों का रोल क्या है, अल्कली मेटल्स और हैलोजेंस का ऑपोजिट है। फिर हम अल्कली मेटल और हैलोजन का जब रिएक्शन देखते हैं तो इसमें हमने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया है कि इसके नतीजे में जो वो आयनिक कंपाउंड्स जो है वो बनते हैं। अब ये ऊपर वाला जो क्वेश्चन हमने पढ़ा और ये वाला, इसमें बहुत ज़्यादा जो हाइडिंग्स हैं वो या कह लें कि प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेम है। इसमें वर्डिंग भी मैंने सेम यूज़ की हुई है ताकि आपको जो है वो एक ही दफ़ा याद करेंगे तो साथ आपका सेकंड वाला ये वाला क्वेश्चन भी जो है वो याद हो जाएगा। तो ये रिएक्टिविटी वाले वो जो रिएक्शन है अल्कली मेटल्स का हैलोजेंस के साथ, ठीक है, अल्कली मेटल्स का हैलोजेंस के साथ। फिर ये हमने ऑक्सीडाइजिंग पावर वाले रिएक्शंस देखे थे। देन इसके बाद हमने ये हाइड्रोक्साइड्स वाले रिएक्शन भी देखे थे। तो ये रिएक्टिविटी वाले सारे रिएक्शन मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ और इनमें वर्डिंग भी मैंने सेम यूज़ की है। और ये आपने नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, डैट इज़ वाई हाइड्रोजन ब्रोमाइड अनस्टेबल है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन क्लोराइड। थर्मली ये हमारे पास अनस्टेबल है हाइड्रोजन ब्रोमाइड और हाइड्रोजन क्लोराइड की निस्बत। अब हाइड्रोजन क्लोराइड यानी कि HCl है हमारे पास और ये ज़्यादा स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू HBr। बेसिकली इसमें जो है इसमें भी हैलोजेंस की रिएक्टिविटी की बात हो रही है। अब हमें पता है कि कलरिन जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, बोरोमीन जो है वो कम रिएक्टिव है। इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं क्योंकि कलरिन की रिएक्टिविटी ज़्यादा, बोरोमीन की रिएक्टिविटी कम है। तो इसकी वजह क्या है, क्योंकि जो बॉन्ड होता है बिटवीन द हाइड्रोजन एंड बोरोमीन ये ज़्यादा लॉन्गर होता है और बॉन्ड की लेंथ जितनी ज़्यादा होती है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो उतनी ज़्यादा कम हो जाती है, ठीक है। तो जिसकी वजह से इसकी थर्मल स्टेबिलिटी जो है वो कम हो जाती है। अब इसकी वजह क्या है, इसकी हम वजह देखते हैं कि इसके बॉन्ड की लेंथ ज़्यादा क्यों होती है। अब हमें पता है प्रोडक्ट टेबल में जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप आते हैं तो एटॉमिक साइज़ क्या करता है, इंक्रीज़ करता है। इसका मतलब है बोरोमीन का साइज़ ज़्यादा है और क्लोरीन का साइज़ कम है। तो बोरोमीन जो है, एक तो ये बात होगी कि बोरोमीन के एटम का साइज़ लार्जर होता है देन क्लोरीन, ठीक हो गया। अब साइज़ ज़्यादा होने की वजह से इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस और डिस्टेंस है वो भी ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से हमारे पास ओवरऑल जो बॉन्ड की स्ट्रेंथ है वो कम हो जाती है। इन कंट्रास्ट अगर हम कलरिन की बात करें, जैसे कि इसका साइज़ भी स्मॉल है बोरोमीन की निस्बत और जिसकी वजह से इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ज़्यादा दूर नहीं जाते, करीब रहते हैं, जिसकी वजह से इसकी बॉन्ड की स्ट्रेंथ जो है वो क्या है। इसके साथ हाइड्रोजन ब्रोमाइड बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ भी दी हुई है 0.141 नैनोमीटर और HCl बॉन्ड की 0.127 नैनोमीटर है। तो HCl की जो बॉन्ड लेंथ कम है, डैट्स वाई ये जो है HBr वाला बॉन्ड वीकर है और वीकर होने की वजह से जो है ये थर्मली लेस स्टेबल है। अच्छा जी, ऑर्बिटल ओवरलैप वाली जो हेडिंग है ना, इसको आपने एक दफ़ा नहीं करना, इसमें थोड़ा सा एरर है, इसको मैं दोबारा से पहले रिव्यू करूँगा। नेक्स्ट फैक्टर हम देख लेते हैं बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी। अगर हम बॉन्ड एनर्जी की बात करें जो कि हमें बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में बताती है, बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी, तो इसमें अगर हम देखें HCl की जो बॉन्ड एनर्जी है वो 432 किलो जॉल पर मोल है और बोरोमीन की 363 है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि HCl की बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा है तो ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, इसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी फॉर ब्रेकिंग। और HBr की एनर्जी कम है तो डैट्स वाई ये कम स्टेबल है और इसको हम इजीली ब्रेक कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको भी हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। मेटल्स और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ का कंपैरिजन है, तो इसको भी आपने प्रीवियस लेक्चर से आप देख सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन अगर हम देखें वनेडियम पेंटॉक्साइड के बारे में है कि जो वनेडियम पेंटॉक्साइड है ये हमारे पास जो है ज़्यादा प्रेफर्ड कैटलिस्ट है ओवर प्लाटिनम। प्लाटिनम की निस्बत ये ज़्यादा है। इन द कॉन्टैक्ट प्रोसेस में हम किसकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड की करते हैं, तो इसी को हमने एक्सप्लेन करना है। तो वनेडियम पेंटॉक्साइड जो है ये प्लाटिनम की निस्बत ज़्यादा प्रेफर्ड कैटलिस्ट क्यों है, तो इसकी जो रीजंस राइट की हुई हैं जी, एक कोस्ट इसके में वनेडियम पेंटॉक्साइड में हमारी कोस्ट भी कम आती है, उसके अलावा वनेडियम पेंटॉक्साइड में पॉइजनिंग भी नहीं होती और उसके अलावा इसकी स्टेबिलिटी भी ज़्यादा है। These are the reasons why V2O5 is the preferred catalyst over the platinum। अब इसके रीजंस को हम जो एक्सप्लेन करते हैं क्योंकि हम डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस कर रहे हैं। पहले कैटलिस्ट पॉइजनिंग की बात करते हैं, तो हमने चैप्टर में भी इस चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि अगर हम प्लाटिनम कैटलिस्ट को यूज़ करते हैं तो इसमें होता क्या है कि आर्जेनिक जो है, आर्जेनिक के जो कंपाउंड है जो प्रोड्यूस होते हैं ड्यूरिंग द कॉन्टैक्ट प्रोसेस, ये प्लाटिनम को क्या कर देते हैं, इनएक्टिव कर देते हैं या उसको डीएक्टिवेट कर देते हैं। तो जिसकी वजह से कैटलिस्ट जो है प्लाटिनम ये इनएक्टिव हो जाता है और ये फर्दर प्रोसीड नहीं करता। जबकि इसकी निस्बत अगर हम वनेडियम पेंटॉक्साइड की बात करें, जो आर्सेनिक की जो पॉइजनिंग थी ये उसको क्या करता है, रेजिस्ट करता है वनेडियम पेंटॉक्साइड, इसको इससे इफेक्ट नहीं होता। तो एक तो हमें वनेडियम पेंटॉक्साइड का ये एडवांटेज है जिसकी वजह से ये प्रेफर्ड कैटलिस्ट है। सेकेंडरी रीज़न देखते हैं जी, लोअर कॉस्ट एंड वाइडर अवेलेबिलिटी। कॉस्ट की अगर हम कम बात करें तो प्लाटिनम जो है इट इज़ एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव और इसकी अवेलेबिलिटी भी लिमिटेड होती है। वनेडियम पेंटॉक्साइड की बात करें तो ये चीपर है, इसकी लो कॉस्ट होती है हमें और इसकी इफेक्टिवनेस भी ज़्यादा है। ये हमारे पास सेकंड रीज़न आ गई।
उसके अलावा परफॉर्मेंस की बात करें, इफ़ेक्टिव परफॉर्मेंस की, तो वनेडियम पेंटॉक्साइड जो है ये नॉर्मली ऑपरेट करता है 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, ठीक है, इन द कॉन्टैक्ट प्रोसेस। और प्रेशर कितना हमें चाहिए होता है जी, 1 से 2 ATM 1, यानी कि इसकी जो कंडीशंस है वनेडियम पेंटॉक्साइड के इन द कॉन्टैक्ट प्रोसेस फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ H2SO4। सो दीज आर द रीजंस व्हाई V2O5 वनेडियम पेंटॉक्साइड इज़ द प्रेफर्ड कैटलिस्ट ओवर द। ओके स्टूडेंट्स, तो इस लेक्चर में हमने जो एक्सरसाइज के सेक्शन डिस्कस, हमने डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस देखे हैं, तो इनको आपने जो है वो अच्छे से कर लेना है। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज़ लेट मी नो। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।